इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 11 अध्याय 5 यायावर साम्राज्य भाग 5। तो इसमें हम पढ़ेंगे जहां से हम लोगों ने भाग 4 में छोड़ा था। सबसे पहले आप मैप को देखो, तो मैप में देखो कैसे वो लोग व्यापार करते थे और भारत से भी सामान जाता था। ऐसा बात नहीं कि भारत से सामान नहीं जाता था, सब जगह से सामान जाता था, एकदम भरपूर सामान जाता था। आप बस ट्रक भर के तो उस समय नहीं जाते थे, लेकिन नाव पर जाते थे, बैलगाड़ी पर जाते थे, घोड़ा गाड़ी पर जाता था, ऊंट पर जाता था, गधा पर जाता था, लेकिन जाता था। इतना समझो आप। आगे देखेंगे तो 13वीं शताब्दी में मंगोल साम्राज्य में यायावरों और स्थानबद्ध समुदायों में विरोध कम होते गए। और उदाहरणतः देखा जाए तो यायावर साम्राज्य और स्थानबद्ध समुदाय थे, इनमें विरोध कम होने लगा। और यहाँ पर उदाहरणतः देखा जाए तो 1230 के दशक में जब मंगोल ने उत्तरी चीन के चीन वंश के विरुद्ध युद्ध में सफलता प्राप्त की, तो मंगोल नेताएं जितने भी थे, तो मंगोल नेताओं के एक क्रुद्ध वर्ग ने, जो एकदम गुस्से में रहता था, तो क्रुद्ध वर्ग ने दबाव डालकर यह विचार रखा कि समस्त कृषकों को मौत के घाट उतार दिया जाएगा और उनकी कृषि भूमि को चारागाह में परिवर्तित कर दिया जाएगा। और जो चीन में जो जीता, तो उसमें जो सबसे गुस्सेल वाला जो नेता हुआ करता था, उसने दबाव डालकर सबको बोला कि जितने भी कृषि वाले लोग थे, तो उसने कृषि को ही बोला था, खेती बाड़ी करने वाले किसान को, कि सबको मौत के घाट उतार दिया जाएगा और जितने भी खेती बाड़ी वाला जमीन है उसको चारागाह में परिवर्तित कर दिया जाएगा। परंतु 1270 के दशक में आते आते संग वंश की पराजय के उपरांत दक्षिण चीन को मंगोल साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया गया था। दक्षिण जो चीन थी उसको मंगोल साम्राज्य में अपने में सम्मिलित कर लिया गया था, मिला लिया गया था, सम्मिलित हो गया था। तब चंगेज खान का पोता कुबलई, चंगेज खान का जो पोता था कुबलई खान, जिसका मृत्यु 1294 में हो चुका था, कृषकों और नगरों के रक्षक के रूप में उभरा। कौन उभरा? कुबलई खान। उस तो मर गया, लेकिन वो जो कुबलई खान था वो उपजा किस लिए? कृषकों और नगरों की रक्षा करने के लिए, किसान और नगर की रक्षा करने के लिए सामने आया। और गजन खान, जिसकी मृत्यु 1304 में हो गई थी, जो चंगेज खान के सबसे छोटे पुत्र तोलुई का वंशज था, उसने अपने परिवार के सदस्य और अन्य सेनापतियों को आगाह कर दिया था, एकदम चेतावनी दे दिया था कि वे किसानों को न लूटे। और एक बार अपने भाषण के दौरान उसने कहा था कि ऐसा करने से राज्य में अस्थायित्व और समृद्धि नहीं आती है। उसके वक्तव्य की, उसका जो वक्ता था वहां पर जो बात किया, जो वहां पर भाषण दिया, तो वक्तव्य की स्थापनाबद्ध ध्वनि जो थी चंगेज खान को भी हैरानी में डाल देती थी। और उस समय चंगेज खान शायद जिंदा थे, तो जब उनका छोटा पोता जब बोलता था, इतना शानदार बोलता था कि चंगेज खान भी एक तरीके से सोचने लगते थे कि भैया ये बोल क्या रहा है रे, ये तो महान आदमी है। इसलिए उसके भी बात को रखा गया, उसको राजा बनाया गया। बाद में उसने किसानों और किसके लिए क्या क्या किया जी? तो चंगेज खान के सबसे छोटे पुत्र तगलई का वंशज था कौन? गजन खान। तो गजन खान किसानों के लिए एक तरीके से देखो ना तो परमात्मा जैसा था, जिसने उनकी इज्जत भी की, रक्षा भी किया। और उसने अपने तमाम सेनापतियों को चेता भी दिया था कि अगर तुम्हारे वजह से उनको कुछ हुआ तो तुमको इतना कूटेंगे बेटा, इतना कूटेंगे कि तुमको पहचानेगा कोई नहीं। इसलिए उसका वक्तव्य सुनकर, उसका भाषण सुनकर चंगेज खान भी कभी कभी हैरानी में डल जाते थे, हैरान हो जाते थे। आगे देखते हैं हम, तो गजन खान का भाषण क्या था वो यहाँ पर सुनो आप भाषण। गजन खान 1295 से लेकर 1304 तक ले उसका शासन चला था, शायद इसमें ही शासन चला था। हाँ, पहला इलखानी शासक था। इलखानी शासक ही वो लोग हुआ करते थे। तिलसानिक शासक था जिसने धर्म परिवर्तन कर इस्लाम ग्रहण किया था।
और उसने अपने मंगोल तुर्की यायावर सेनापतियों को निम्न भाषण दिया, जिससे संभवतः उसके ईरानी वजीर रसीदु रसीदुद्दीन रसीदुद्दीन ने लिखा था कि जिसे मंत्री के पद में शामिल किया गया था, उसको मंत्री के पत्रों में शामिल किया पत्रों में शामिल किया गया था। मैं फारस के कृषक वर्ग के पक्ष में नहीं हूं। यदि उन सबको लूटने का कोई उद्देश्य है तो ऐसा करने के लिए मेरे से अधिक शक्तिशाली और कोई नहीं है। अगर उनको लूटना चाहते हैं तो हमसे शक्तिशाली कोई नहीं है, चलो हम सब मिलकर उन्हें लूटते हैं। लेकिन अगर आप निश्चित रूप से भविष्य में अपने भोजन के लिए अनाज और भोजन सामग्री इकट्ठा करना चाहते हैं तो मुझे आपके साथ कठोर होना पड़ेगा और आपको तर्क और बुद्धि से काम लेना सीखना पड़ेगा। यदि आप किसानों का अपमान करेंगे तो उनसे उनके बैल और अनाज के बीज छीन लेंगे और उनकी फसलों को कुचल डालेंगे, तो आप भविष्य में क्या करेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे? एक आज्ञाकारी किसान वर्ग और एक विद्रोही किसान वर्ग में अंतर समझाना आवश्यक है उन लोगों को, जिसने अपने भाषण के रूप में उन सबको समझाया भी। चंगेज खान के शासन काल से ही मंगोलों ने विजित राज्य जितने भी राज्य जीत जाते थे, तब विजित राज्य से नागरिक प्रशासन मतलब सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को अपने यहाँ भर्ती कर लिया था कि भैया तुम हमारे राज्य के अधीन रहोगे, काम करो, जिस तरह काम करते थे उस तरह करो, लेकिन संभल कर। और इनको कभी कभी एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी भेज दिए जाते थे। जैसे यहाँ पर देखो, चीन सचिवों का ईरान और ईरान सचिवों का चीन, मतलब अदला बदली करके उनको हस्तांतरण कर दिया जाता था, ट्रांसफर कर दिए जाते थे। और इस तरह उन्होंने दूरस्थ राज्यों को संगठित करने में भी मदद की और उनकी पृष्ठभूमि और प्रशिक्षण से वहां के स्थानबद्ध जन जीवन जितने भी थे उन पर होने वाली खानाबदोशी की लूटमार की धारा कम हो गई। अब लूटमार खत्म हो गया, लोग चैन से जीने लगे। और मंगोल शासकों का भी इन पर तब तक विश्वास बना रहा जब तक ये प्रशासन अपने स्वामियों के लिए, जो भी इनका प्रशासन था, अपने स्वामी के लिए, मालिक के लिए इकट्ठा करने की क्षमता बनाए रखते थे। इनमें से कुछ प्रशासनिक जो भी थे प्रशासक काफी प्रभावशाली थे और अपने प्रभाव का प्रयोग खानों पर भी डालते थे। खानों क्या, वो जो उनको लूटने वूटने आते थे उन पर भी डाल देते थे, चाहे जो राजा में आते थे खान, तो उन खानों पर भी डालते थे अपना प्रभाव। उदाहरण के लिए देखें तो 1230 के दौरान चीनी मंत्री एलू चुत्साई ने ओगदेई की लूटने वाली जो चीन का मंत्री था एलू चुत्साई, उसने ओगदेई की लूटने वाली प्रवृत्ति को परिवर्तित कर दिया, उसको बदल दिया। और जुवैनी परिवार ने भी ईरान में, जुवैनी परिवार जो लेखक का परिवार था, उसने भी ईरान में 13वीं शताब्दी के उत्तरवर्ती काल और उसके अंत में भी इसी तरह की भूमिका निभाई। और वजीर रसीदुद्दीन, वजीर जो उसका मंत्री था, तो वजीर मतलब आज समझ लो तो प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री से भी नीचे मतलब सब वजीर ही आते थे। महामंत्री जो होता था उसको प्रधानमंत्री बोलते थे। तो वजीर जो होता था, रसीदुद्दीन ने गजन खान के लिए वह भाषण भी इसी समय तैयार कर दिया था जो उसने अपने मंगोल देशवासियों के समक्ष दिया था, जिसमें उसने कृषक वर्ग को सताने की बजाय उनकी रक्षा करने की बात की थी। कौन? मंगोलों ने की थी। कौन की थी? रसीदुद्दीन ने की थी गजन खान के लिए। किसके लिए? गजन खान के समय रसीदुद्दीन ने एक भाषण तैयार किया था कि गजन खान यही बोलेगा कि अपने कृषकों को किस तरह बचाया जा सकता है। देखा जाए आगे तो, लेकिन उस समय बचाना जरूरी था भैया। किसान को नहीं बचाओगे, रक्षा नहीं करोगे तो खाओगे क्या? स्थानबद्ध रूप से देखा जाए तो रहने का दबाव जो था मंगोल निवास स्थान के नए क्षेत्रों में अधिक था। वहां पर रहने के लिए ज्यादा दबाव दिया जाता था और उन क्षेत्रों में जो यायावरों के मूल स्टेपी आवास से
दूर थे। धीरे धीरे 13वीं शताब्दी के मध्य तक भाइयों के बीच पिता द्वारा अर्जित धन को मिल बांटकर इस्तेमाल करने की बजाय व्यक्तिगत राजवंश बनाने की भावना ने स्थान ले लिया था कि भैया अपना अब अलग राजवंश बनाएंगे और हर एक अपने उलूस जिसका तात्पर्य अब क्षेत्रीय यानी अधिकृत क्षेत्र का स्वामी हो गया। यह अधिकांश देखा जाए तो उत्तराधिकारी के लिए संघर्ष का परिणाम था, जिसमें चंगेज खान के वंशजों के बीच महान पद के लिए, अलग अलग जमीन के लिए, अलग अलग सत्ता के लिए तथा उत्कृष्ट चारागाही भूमि पाने के लिए, जहां पर जानवरों को चराया जा सकता है, तो चारागाही भूमि पाने के लिए लड़ाई होती थी। और चीन और ईरान दोनों पर शासन करने के लिए टोलुई के वंशजों ने युआन और इलखानी वंशजों की स्थापना की। और जोची ने सुनहरा गिरोह गोल्डन का गठन किया। सुनहरा गिरोह के बारे में आपने ऊपर पढ़ा ना, तो सुनहरा गिरोह मतलब गोल्डन होडेज का गठन किया उसने, और उसके बाद रूस के स्टेपी क्षेत्रों पर राज किया। और चगताई खान जिसको बोलते थे, तो चगताई खान के उत्तराधिकारियों ने तुरान के स्टेपी क्षेत्रों पर राज किया, जिससे आजकल तुर्किस्तान कहा जाता है। और यह बात ध्यान देने योग्य है कि मध्य एशिया चगताई के वंशज तथा रूस गोल्डन हॉर्ड के मतलब सुनहरा गिरोह के स्टेपी निवासियों में यायावर परंपरा सबसे अधिक समय तक चली। आगे देखा था चंगेज खान के वंशजों का धीरे धीरे अलग अलग होकर पृथक वंश समूहों में बट गया, अलग अलग भूमि में बट गया, ससुरा सब बट गया सब। तात्पर्य था कि उनका अपने पिछले परिवार से जुड़ी स्मृतियों और परंपराओं के सामंजस्य में बदलाव आना, क्योंकि वो पुराने जमाने में वो क्या थे, उनका वंश क्या था, धीरे धीरे वो लोग भूल गए, बदल गए। इसके वजह से उनको याद नहीं था और अपने ही संसार में, अपने ही परिवार में, अपने ही खानदान में लड़कर कमजोर हो गए। स्पष्टता देखा जाता है यह सब एक कुल के सदस्यों में परस्पर प्रतिस्पर्धा के प्रतिरूपण चाहे परिणाम स्वरूप हुआ था। और इसी की एक शाखा टुलुइद ने अपने पारिवारिक मतभेदों का वृत्तांत बड़ी निपुणता से अपने स्मरण में प्रस्तुत किया है, चाहे प्रस्तुत किया जा रहा इतिहासों में दिया गया है। आप समझ सकते हो, इतिहास पढ़ोगे तो आपको पूरी जानकारी मिलेगी। बहुत हद तक देखेंगे तो यह सब चीन और ईरान पर, बहुत हद तक देखोगे तो यह सब चीन और ईरान पर इसके नियंत्रण का और उसके परिवार के सदस्यों द्वारा बहुत बड़ी संख्या में विद्वानों को अपने यहाँ भर्ती करने का परिणाम था। और परिकृष्ट रूप से देखेंगे तो यहाँ कहा जा सकता है कि अतीत से अलग होने का मतलब क्या, अपने पुराने जमाने से अलग होने का मतलब पिछले शासकों की अपेक्षा प्रचलित शासकों के गुणों को अधिक लोकप्रिय करना है। मतलब पुराने प्रचलित शासक जो थे उनके गुणों को आगे बहुत ज्यादा बढ़ाना है, इसीलिए शासक अपेक्षाकृत हमेशा अच्छा करने के लिए, अलग करने के लिए चाहते थे। तुलना की जाएगी तो तुलना की इस प्रक्रिया में अपने आप को तुलना किया जाता था, तो इस प्रक्रिया में स्वयं चंगेज खान को भी नहीं छोड़ा गया। इलखानी ईरान में 13वीं शताब्दी के आखिर में फारसी इतिहासकार में महान खानों द्वारा की गई इतिहास वृत्त में, मतलब एक किताब ग्रंथ में, इतिहास के ग्रंथ में महान खानों द्वारा की गई रक्त रंजित हथियारों की विस्तृत वर्णन उसमें दिया गया है, जहां पर लड़ाई कब हुआ, कितने लोगों को मारा गया, वहां पर बताया गया है। और जैतूनी ने ये सब लिखा है। और आगे देखेंगे तो मृतकों की संख्या बहुत अधिक बढ़ चुका था, मृतकों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ चुका था और बढ़कर कई गुना हो चुका था, बढ़ चढ़कर दी गई थी उसमें, बढ़ा चढ़ा कर कि भैया इतना लोग मारे गए हैं। उदाहरण के लिए देखा जाए तो एक चश्मदीद गवाह के इस विवरण के विरोध में देखा जाए, ठीक से समझो कि उस समय बढ़ा चढ़ाकर संख्या दी गई थी कि कितना लोग मर गए। उदाहरण के लिए एक चश्मदीद गवाह के
इस विवरणों के विरोध में कि बुखारा के किले की रक्षा के लिए, बुखारा के किला की रक्षा के लिए 400 सैनिक तैनात थे। कितना? 400। और एक इलखानी इतिहास वृत्त में यह विवरण दिया गया है कि बुखारा के किले पर जब कब्जा हुआ तो किले पर हुए आक्रमण में 30,000 सैनिक मारे गए। 400 सैनिक थे और 30,000 सैनिक कहां से मारे गए जी? तो ये सब तो गलत बात बताई जाती थी। यद्यपि यहाँ पर देखा जाए तो इलखानी विवरणों में अभी भी चंगेज खान की प्रशंसा की जाती थी, लेकिन उनमें साथ ही तसल्ली बख्श यह कथन भी दिया जाता था कि उसमें दिया जाने लगा था कि समय बदल गया है, अब समय बदल गया है और अब पहले जैसा खून खराबा समाप्त हो चुका था। चंगेज खान के वंशजों को विरासत में जो कुछ भी मिला, जो उनके खानदानी लोग विरासत में जो कुछ भी दिए वो महत्वपूर्ण था, लेकिन उनके सामने एक समस्या थी कि अब उन्हें एक स्थानबद्ध समाज में अपनी धाक जमानी होगी, अपने राज्य को एक जगह पर जमाना होगा। और इस बदले हुए समाज में वह वीरता की वह तस्वीर नहीं पेश कर सकते थे जैसे चंगेज खान ने किया, और एक जगह पर रहकर उन लोगों ने उतना ज्यादा वीरता हासिल नहीं कर पाई, तस्वीर नहीं सामने रखा जितना चंगेज खान ने रख चुका था, चंगेज खान ने किया था। डेविड आयलोन, तो डेविड आयलोन के शोध के बाद यास पर हाल ही में जो यास पर कार्य हुआ था, तो कार्य था वह नियमित संहिता, जिसके बारे में कहा जाता है कि चंगेज खान ने 1206 के किरिलताई में लागू की थी। क्या चीज? किरिलताई में उसने कुछ यहाँ पर लागू किया था। उन जटिल विधियों का विस्तृत वर्णन यहाँ पर किया गया है जो महान खान की स्मृति को बनाए रखने के लिए उसके उत्तराधिकारियों ने प्रस्तुत की थी यहाँ पे। और अपने प्रारंभिक स्वरूप में यास एक अलग देश भी है, जगह भी है, सिटी भी है, तो यास को यसाक लिखा जाता था। तो उसका प्रारंभिक ही था कि यास को यसाक लिखा जाने लगा था, जिसका अर्थ होता था कि विधि। इसका अर्थ क्या होता था? विधि। ठीक है, विधि, आज्ञापति और आदेश। साफ समझ लो, विधि, आज्ञापति या आदेश, उसका साफ मतलब होता था यास का। वास्तव में देखा जाए तो जो थोड़ा बहुत विवरण यास के बारे में हमें मिला है उसका संबंध प्रशासनिक विनियमों से है, मतलब एकदम प्रशंसा के रूप में है कि प्रशंसा किया गया है। जैसे देखेंगे तो आखेट सैन्य, कौन सा? आखेट सैन्य और डाक प्रणाली का संगठन। आखेट मतलब क्या, सैन्य मतलब क्या, डाक मतलब क्या? सैन्य जानते हो, डाक जानते हो, लेकिन आखेट नहीं जानते हो। संगठन हो गया, चौकी हो गया, आगे बताया जाएगा, लेकिन उसका मतलब होता है चौकी। समझो कि डाक मतलब एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाना, सैनिक मतलब हमला करने के लिए, सुरक्षा करने के लिए, आखेट का मतलब हो जाएगा आपका व्यापार के लिए। 13वीं शताब्दी के मध्य तक किसी तरह से मंगोलों ने यास शब्द का प्रयोग ज्यादा सामान्य रूप में करना शुरू कर दिया। इसका मतलब था कि चंगेज खान की विधि संहिता, साफ मतलब कि चंगेज खान की विधि संहिता। आगे देखेंगे तो यदि हम उसी समय में घटने वाली अन्य घटनाओं की ओर देखें तो शायद हम इस शब्द के अर्थ में होने वाली परिवर्तनों को समझ सकते हैं। 13वीं शताब्दी के मध्य तक मंगोल एक एकीकृत जनसमूह के रूप में उभर कर सामने आए और उन्होंने एक ऐसे विशाल साम्राज्य का निर्माण किया जिससे दुनिया में पहले नहीं किया गया था, और उन्होंने अत्यंत जटिल शहरी समाजों पर शासन किया, और शहरी समाज उन लोगों ने व्यवस्था लगाया जिनके अपने अपने इतिहास, संस्कृतियां और नियम थे। हालांकि देखा जाए तो मंगोलों का अपने साम्राज्य के क्षेत्रों पर राजनीतिक प्रभुत्व रहा था और मंगोल अपने इलाके में पूरा एकदम ढाट बाट से रहते थे। फिर भी संख्यात्मक रूप से देखें तो अल्पसंख्यक ही थे। संख्या के रूप में देखेंगे तो मंगोल बाकी राज्य से बहुत कम थे, बाकी लोगों से कम थे, लेकिन सब पे राज किए। उनके लिए अपनी पहचान और
विशिष्टता की रक्षा का एकमात्र उपाय उस पवित्र नियमों के अधिकार के दावे के जरिए हो सकता था। यहाँ पर समझो, क्या समझेंगे? उनके लिए अपना पहचान, विशिष्टता की रक्षा, अपना पहचान और अपनी परंपरा की रक्षा का एकमात्र उपाय था कि पवित्र नियमों के अधिकार के दावे को सही ठहरा दें यहाँ पर, जो उन्हें अपने पूर्वजों से प्राप्त हुआ था। और इस बात की पूरी संभावना है कि यास मंगोल जनजाति की ही प्रथागत परंपराओं का एक संकलन था, जिसको साफ मालूम चलता है विधि संहिता, चंगेज खान की विधि संहिता मतलब उनका संविधान। समझे? नहीं समझे? हाँ, तो किंतु चंगेज खान की विधि संहिता मतलब उनका संविधान कहकर उनको मंगोलों ने मूसा और सुलेमान की भांति अपने एक स्मृतिकार के होने का दावा किया कि भैया हमारे स्मृतिकार हमारे पूर्वज हुआ करते थे, जिनकी प्रमाणिक संहिता प्रजा पर लागू की जा सकती है। यास जो थे मंगोलों को सामान्य अवस्था रखने वाले के आधार पर संयुक्त करने में सफल हुए और अपने चंगेज खान और उनके वंशजों से मंगोलों की निकटता को स्वीकार किया। यद्यपि मंगोल ने भी काफी हद तक स्थानबद्ध जीवन प्रणाली के कुछ पहलुओं को अपना लिया, फिर भी यास ने अपनी कबीलाई पहचान बनाए रखने और अपने नियमों को अपने कबीलाई परंपरा को, अपनी पहचान को बनाए रखा और अपने नियमों को उन पराजित लोगों पर लागू करने का आत्मविश्वास दिया कि भैया यास एक बहुत ही सशक्त विचारधारा थी। यास एक बहुत ही सशक्त, शक्ति वाला और पारंपरिक विचारधारा थी, जो हो सकता है कि चंगेज खान ने ऐसी विधि की कोई योजना पहले से न बनाई हो, लेकिन वह निश्चित रूप से उसकी कल्पना शक्ति से प्रेरित थी। तो वो अपने सोचे थे कि ऐसा समाज रखेंगे जिसने विश्वव्यापी मंगोल राज्य की स्थापना, चाहे उनकी संरचना में अहम भूमिका निभाई थी। आगे देखेंगे तो यास के बारे में यहाँ पर कुछ बताया गया है कि 1221 में बुखारा पर विजय प्राप्त करने के बाद चंगेज खान ने वहां पर अमीर जितने भी मुसलमान थे, अमीर मुसलमान निवासियों को उत्सव मैदान में एकत्रित कर उनकी भर्सना की, मतलब चारों तरफ से उनके तरफ घूमे और उसने उनको पापी कहा और चेतावनी दी कि इन पापों के प्रयास स्वरूप उसने उनको पापी कहा, वहां से काटना और गैप भी काट देना। और एकत्रित करने के बाद उसने चंगेज खान ने उन सबको पापी कहा और चेतावनी दी कि इन पापों के प्रायश्चित स्वरूप उनको अपना छिपा हुआ धन उसे दे देना पड़ेगा। अपने पाप की प्रायश्चित करना चाहते हो तो छिपा हुआ धन हमको दे दो। यह वर्णन करने योग्य एक नाटकीय घटना थी जिसको लोगों ने लंबे समय तक याद रखा और उस पर चित्र भी बनाए थे। 16वीं शताब्दी के अंत में देखेंगे तो चंगेज खान के सबसे बड़े पुत्र जोची का एक दूर का वंशज अब्दुल्ला खान बुखारा के उसी उत्सव मैदान में गया। चंगेज खान के विपरीत देखा जाए, चंगेज खान के सामने अब्दुल्ला खान, तो अब्दुल्ला खान वहां छुट्टी की नमाज अदा करने गया था। मतलब छुट्टी जिस दिन उन लोगों को मिलता है नमाज पढ़ने के लिए, नहीं तो जिस दिन छुट्टी था उस दिन नमाज अदा करने के लिए वहां पर गया था। और उसके इतिहासकार हफीजे तानीस ने अपने स्वामी की इस मुस्लिम धर्म परायण का विवरण अपने इतिवृत्ति में दिया। और साथ में देखेंगे तो यह चौंका देने वाली टिप्पणी भी है कि यह चंगेज खान के यास के अनुसार था। यास के अनुसार मतलब क्या?
चंगेज खान के विधि संहिता के अनुसार, उनके संविधान के अनुसार ही टिप्पणी वहां पर दिया गया था। आगे देखते हैं तो निष्कर्ष क्या है? चंगेज खान और मंगोलों का विश्व इतिहास में स्थान क्या रहा था, उसके पर निष्कर्ष यहाँ पर समझ में आएगा। आज जब हम चंगेज खान को याद करते हैं तो हमारी कल्पना में ऐसी तस्वीर आती है जैसा कि एक विजेता, नगरों को ध्वस्त करने वाला और एक ऐसे व्यक्ति की है जो हजारों लोगों की मृत्यु का उत्तरदायी है, हजारों लोगों को मारने का उत्तरदायी है वो। ठीक है। 13वीं शताब्दी के चीन, ईरान और पूर्वी यूरोप के नगरवासी स्टेपी के इन गिरोहों को भय और घृणा की दृष्टि से देखते थे। फिर भी मंगोलों के लिए चंगेज खान अब तक का सबसे महान शासक था, क्योंकि उससे ज्यादा महान कोई था नहीं। और उसने मंगोलों को संगठित किया और लंबे समय से चली आ रही कबीलाई लड़ाई को खत्म किया और चीनियों द्वारा शोषण से, चीन जो शोषण करता था, तो चीनी राजाओं द्वारा शोषण से मुक्ति दिलाई, साथ ही उन्हें समृद्ध बनाया। और चीनियों से इनको आजादी तो दिलाई ही, लेकिन एक शानदार पार महाद्वीपीय साम्राज्य बनाया, बहुत बड़ा साम्राज्य बनाया और व्यापार के रास्ते और बाजारों को पुनः स्थापित किया, जिनसे बेसिन के मार्को पोलो की तरह दूर के यात्री उसमें आकृष्ट हुए, मिल गए। और चंगेज खान के इस परस्पर विरोधी चित्रों का कारण एकमात्र परिप्रेक्ष्य की भिन्नता नहीं, बल्कि ये विचार हमें यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि किस तरह से एक प्रभावशाली दृष्टिकोण अन्य को पूरी तरीके से मिटा देता है। और उसके बारे में भी ये सब लोग यहाँ पर बताते हैं कि ऐसे ऐसे दृष्टिकोण थी जो सबको मिटा देता है। कैसा? फिर से सुन लो। परस्पर विरोधी चित्रों का कारण एकमात्र परिप्रेक्ष्य की विभिन्नता थी, अलग अलग प्रकार की उनकी विभिन्नता थी। और जो यात्री आए वो कुछ ना कुछ लिखे, इसके वजह से थोड़ा विचार बदल गया। बल्कि ये विचार हमें यह सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि किस तरह से एक प्रभावशाली दृष्टिकोण अन्य को पूरी तरीके से मिटा सकती है। एक अच्छा प्रभावशाली दृष्टिकोण रहेगा तो बुरी ताकत को मिटा सकती है। स्थानबद्ध पराजित लोग जो हार जाते थे, तो पराजित लोगों की सोच से परे कुछ देर के लिए 13वीं शताब्दी के उस छोटे से मंगोल अधिराज्य के बारे में सोचिए, जिसने विविध मतों और आस्था वाले लोगों को सम्मिलित किया। हालांकि यहाँ पर देखेंगे तो मंगोल शासक स्वयं भी विभिन्न धर्मों, आस्थाओं से संबंध रखने वाले थे। जो मंगोल थे, अलग अलग उनके भी धर्म थे, अलग अलग संस्थाओं से वो सब क्या करते थे, संबंध भी रखते थे। सामन, बौद्ध, ईसाई और अंततः देखा जाए तो इस्लाम। सामन क्या उनका अलग धर्म था, सामन, बौद्ध, ईसाई तथा अत्यंत में देखेंगे तो इस्लाम। लेकिन उन्होंने सार्वजनिक नीतियों पर अपने वैयक्तिक मत भी रखा था। उनके जो अपने सार्वजनिक नीति थी उस पर भी वो लोग अपना मत छोड़ते नहीं थे और किसी पर थोपा नहीं था। और मंगोल शासकों ने सब जातियों और धर्मों को, जितने भी जाति धर्म थे, उनके लोगों को अपने यहाँ प्रशासकों और हथियारबंद सैन्य दल के रूप में भर्ती किया। और इनका शासन बहुजातीय, बहुभाषीय, बहुधार्मिक तथा जिसको अपने बहुविधि संविधान का कोई भय नहीं था। मतलब उनको कोई दिक्कत नहीं था कि वो क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे, शासन करना था बस, उनको यही मतलब था। यह उस समय के लिए एक असामान्य बात थी और इतिहासकार अब इन विविधताओं को, इन विधियों का अध्ययन करने में लगे हुए हैं, जिनके माध्यम से मंगोल अपने बाद में आने वाली प्रशासन चाहे शासन प्रणाली, जैसे कि भारत में मुगल साम्राज्य के अनुसार के लिए, उनका प्रसरण के लिए जितना भी मुगल साम्राज्य फैला, तो शासन प्रणालियों के अनुसार के लिए आदर्श प्रस्तुत किया। और जो मुस्लिम साम्राज्य थे, जो ये मुगल साम्राज्य जो थे, वो चंगेज खान के ही वंशज थे, चुगताई खान के ही वंशज हुआ करते थे। मंगोलों और किसी भी अय्यर शासन प्रणाली से संबंधित जिस तरह के प्रलेख हमें देखने को मिलता है, किताब मिलता है, ग्रंथ मिलता है, चाहे कुछ भी लिखा हुआ मिलता है, उससे यह समझना वस्तुतः
असंभव है कि वह कौन सा ऐसा प्रेरणा स्रोत था जिसने साम्राज्य निर्माण की महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए अनेक समुदायों में बटे हुए लोगों का एक परिसंघ बनाया। अंततः मंगोल साम्राज्य भिन्न भिन्न वातावरण में परिवर्तित था। मंगोल साम्राज्य अलग अलग पर्यावरण में वातावरण में फैला हुआ था। तथापि यहाँ पर देखेंगे तो मंगोल साम्राज्य के स्थापत्य की प्रेरणा एक प्रभावशाली शक्ति बनी रही। और ये तस्वीर आप देखते चलना, धीरे धीरे इसके बारे में बताते हैं। 14वीं शताब्दी के अंत में एक अन्य राजा तैमूर खान, तो तैमूर जो एक विश्वव्यापी राज्य की महत्वाकांक्षा रखता था, तो उसने अपने को राजा घोषित करने में संकोच का अनुभव किया, क्योंकि वह चंगेज खान का वंशज नहीं था, इसलिए उसको दिक्कत था थोड़ा। जब उसने अपनी स्वतंत्र संप्रभुता की घोषणा की तो अपने को चंगेज खानी परिवार, मतलब चंगेज खान के परिवार के दामाद के रूप में प्रस्तुत किया। बोला कि हम उनके दामाद हैं, और इस रूप में सामने सबको प्रस्तुत कर दिया। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हो, मंगोलों द्वारा बगदाद पर कब्जा और रशीद अल दीन तबरेज का इतिवृत्ति में दिया गया 14वीं शताब्दी का एक लघु चित्र यहाँ पर दिया गया है। जो बगदाद पर कब्जा किए थे तो उसके बारे में यहाँ पर समझ में आता है। नाव के रास्ते होते हुए भी ये लोग गया था। आगे देखेंगे तो आज दशकों के रूसी नियंत्रणों के बाद, कई वर्षों के रूसी नियंत्रणों के बाद मंगोलिया एक स्वतंत्र राज्य के रूप में अपनी पहचान बना रहा है, और उसने चंगेज खान को एक महान राष्ट्र नायक के रूप में लिया है, जिसका सार्वजनिक रूप से सम्मान किया जाता है, और जिसकी उपलब्धियों का वर्णन जो था गर्व के साथ किया जाता था। चंगेज खान की उपलब्धियों का वर्णन एक गर्व के साथ, एक अहंकार के साथ किया जाता था, एक खुशी के साथ की जाती थी। ठीक है, सीधी सी बात है कि सीधी सी बात कुछ नहीं है भैया। उसने उतनी औकात थी तो किया, आपके पास हो तो करो, नहीं है तो चुप रहो। मंगोलियों के इतिहास में इस निर्णायक समय पर चंगेज खान एक बार फिर मंगोलों के लिए आराध्य व्यक्ति के रूप में उभर कर सामने, आराध्य मतलब पूजनीय व्यक्ति के रूप में सामने आया, जो महान अतीत की स्मृतियों को जागृत कर राष्ट्र की पहचान बनाने की दिशा में शक्ति प्रदान करने के साथ साथ राष्ट्र को भविष्य की ओर ले जाएगा। यहाँ पर समझो, फिर से मैं इस लाइन को बोलता हूँ, जरूर बोलूंगा क्योंकि मेरा मन है बोलने का। मंगोलियों के इतिहास में इस निर्णायक समय पर चंगेज खान एक बार फिर मंगोलों के लिए एक आराध्य व्यक्ति के रूप में उभर कर सामने आया, जो महान अतीत के स्मृतियों को जागृत कर राष्ट्र के पहचान बनने की दिशा में शक्ति प्रदान करने के साथ राष्ट्र की पहचान बना, राष्ट्र को शक्ति प्रदान करने के साथ साथ राष्ट्र को भविष्य की ओर ले जाएगा। ऐसे राजा चाहिए हर किसी को। आगे देखेंगे तो यहाँ पर खत्म होता है ये कबुलई खान और चाबी शिविर में। चगुलई खान ये चाबिर शिविर में, चाबिर शायद उसकी पत्नी वगैरह होगी, लेकिन चाबिर शिविर में यहाँ पर ठहरा हुआ है। चाबिर जगह का नाम है, चाइना में पड़ता है। आगे यहाँ पर आपको अभ्यास मिलेगा, प्रश्न अभ्यास। संक्षेप में उत्तर देना है कि मंगोल के लिए व्यापार क्यों इतना महत्वपूर्ण था। मंगोलों के लिए नहीं, हर किसी के लिए व्यापार जरूरी होता है, लेकिन मंगोलों के लिए व्यापार इसीलिए जरूरी था क्योंकि उनको अपना शासन व्यवस्था बहुत बड़ा करना था। आगे भी आप डिटेल्स अपने मन से लिख सकते हैं। संक्षेप में निबंध लिखना है कि मंगोल और बेदुई समाज की यायावरी विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए यह बताता है कि आपके विचार में किस तरह के ऐतिहासिक अनुभव एक दूसरे से भिन्न थे, और इन विभिन्नताओं से जुड़े कारणों को समझाने के लिए आप क्या स्पष्टीकरण देते हैं, उसके बारे में आपको यहाँ पर बताना है। और यहाँ पर आपका यह अध्याय खत्म होता है। फिर अगले अध्याय में हम मिलेंगे 3 वर्ग। अगला अध्याय है 3 वर्ग। आप देखोगे कुछ अध्याय को एनसीईआरटी 24 में हटा दिया गया है,
23 के लास्ट में नहीं, 24 के शुरुआत से हटाया गया है। ऐसे 23 के लास्ट में ही हटा दिया गया था। आज की किताब में आपको सब अलग अलग मिलेगा, कुछ चैप्टर इसमें जो बताया गया वो आपको नहीं मिलेगा, लेकिन आप उसको जरूर पढ़ना, ये नहीं कि नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, आपको जो भी दिक्कत है, डाउट है, बेझिझक हमें मैसेज कर सकते हैं मेल पे, नहीं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। कुछ भी बताना है तो भी बता सकते हैं। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।